नमस्कार साथियों। और आज जो हमारी क्लास है बहुत लंबे समय बाद हुई है। आप काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते रहे कि मैं जो पीजीटी के आगामी एग्ज़ाम है उनसे रिलेटेड वीडियो डाल पाऊँ, लेकिन मैं नहीं डाल पाया, उसके लिए माफ़ी। दरअसल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, ओमिक्रॉन हो गया था, तो इस चक्कर में हम वीडियो नहीं डाल पाए। कोशिश रहेगी कि मेरी अब मैं आपको लगातार वीडियो डालता रहूँ। तो अभी हमारा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो उत्तर प्रदेश में था उसका प्री का रिजल्ट आया। मेन की परीक्षा भी उन्होंने डिसाइड कर दी थी, हालांकि वो पोस्टपोन कर दी है। और आश्रम पद्धति का भी रिजल्ट आ गया है प्री का, और आश्रम पद्धति वाले भी अब मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। तो अभी जो है हम इन दो परीक्षाओं की जो लिखित परीक्षा होनी है, मेन परीक्षा होनी है, उस पर फोकस करेंगे। लेकिन एक मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगले 2 या 3 दिन में डीएसएसबी का जो होगा वो आपका पीजीटी और टीजीटी का नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है ना। इसकी तैयारी आप कर लें शुरू। और अगर आप हरियाणा से हैं, हरियाणा का टेट आपने दे रखा है, तो वहां पर भी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है। हरियाणा में बिना टेट के पीजीटी में एलिजिबल नहीं माना जाता है। तो ये दो तैयारी आप करके चलें। इसके अलावा यूपी में 10 मार्च से पहले, मार्च क्या ये मान के चलें, मई से पहले, जून से पहले कोई वैकेंसी नहीं आएगी। अब आपके सामने बस ये दो एक ऑप्शन हो सकते हैं, डीएसएसबी का। केवीएस का भी फॉर्म पक्का आएगा ही आएगा, अगले महीने तक मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आपके सामने ये 3 एग्जाम है, हरियाणा के हैं तो टेट, वहाँ की पीजीटी, डीएसएसबी की और केवीएस की, ठीक है। तो मैं ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे जो हमारा ग्रुप है उसमें मैं ये सारा अपडेट कर दूंगा, कब डीएसएसबी की निकल रही है, कब केएसबी की निकलेगी, केवीएस की सॉरी, और कब हरियाणा की निकलेगी। तो इन पे आप फोकस करें। और अगर आप जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं और आश्रम पद्धति की तैयारी कर रहे हैं, फिर तो ये वीडियो मतलब मोस्टली आप ही के लिए बनी हुई है, क्योंकि एक मॉक टेस्ट सीरीज जो हमने चलाया हुआ था जीआईसी वालों के लिए तो अब उसका मैं एक पेपर लेके आया हूं, तो जो मैंने 2 जनवरी को मॉक टेस्ट लिया था कि उसमें कैसे क्वेश्चन आपको आएंगे लिखित परीक्षा में, जो मेंस परीक्षा होगी, और उसके आंसर आपको कैसे लिखने चाहिए, क्योंकि हम बहुत उसमें एरर कर रहे हैं। तो ये वो साथी भी जरूर देख लें जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज लिए हुए थे। और अगर आप आश्रम पद्धति वाले हैं तो आश्रम पद्धति वाले जरूर जान लें, हालांकि उनका एग्जाम लेट है, लेकिन वो इसमें डिले ना बरतें और फटाफट से, क्योंकि अच्छा मौका है, प्री क्लियर कर लिया है तो आप अपनी मेंस की तैयारी में लग जाइए। तो इसके कुछ इंस्ट्रक्शन होती है मेंस में, क्योंकि जीआईसी जो है वो पहली बार, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो है वो पहली बार एग्जाम कंडक्ट करा रहा था, तो इसलिए उसको अभी हम ये मान के चलेंगे कि पेपर आसान होगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 11-12 के जो टॉपिक है उन्हीं के बेस पे ही, उनका सिलेबस जो है यूपी पीसीएस के सिलेबस से बिल्कुल अलग है। तो कुछ साथी यूपी पीसीएस का सिलेबस तैयार कर रहे थे, वो बेवकूफ़ी दिखा रहे हैं, ऐसा ना करें। तो मैं कोशिश करूंगा कि बीएससी के जो जो टॉपिक है उनकी वीडियो में डालता रहूं। हालांकि थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से वीडियो 10 मतलब 1 महीने से ज़्यादा हो गया, कोई वीडियो हम डाल नहीं पाए। चलिए इंस्ट्रक्शन देखते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं, आपको सिर्फ एक ही कलर यूज़ करना होता है लिखने के लिए। और टोटल अभी इस टेस्ट पेपर में 6 क्वेश्चन दिए हुए थे, लेकिन आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो 25 मार्क्स के होते हैं, और वो आपको 200-250 शब्द में लिखना ही होता है, ठीक है ना। और 15 नंबर के आपको, मतलब जो मेन पेपर होगा, मेन में 25 नंबर के जो होंगे आपको 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और 10 क्वेश्चन जो होंगे 15 नंबर के होंगे, 15-15 नंबर के, और 10 क्वेश्चन फिर से आपको 10 नंबर के होंगे। इस तरह से 25 क्वेश्चन बैठेंगे आपके 300 नंबर के। कैसे भाई, 25 पंजे 125 हो गया, और ये आपका ये भी 5 क्वेश्चन होंगे, तो ये कितना हो गया आपका 15 पंजे 75, तो 125 और 75 200, और 10 नंबर मतलब 100 नंबर का ही हो गया 300। तो टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, 25 नहीं होंगे, ठीक है ना, 20 क्वेश्चन होंगे। तो आप बस एक बात याद रखें, 25 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसको 250 वर्ड में लिखना होता है, और 15 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो 150 वर्ड में लिखना होता है, और 50 वर्ड का 10 नंबर का जो क्वेश्चन होता है 150 वर्ड में लिखना होता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि आपका जो 2 नंबर का आप क्वेश्चन देते हो ना आप अपने स्कूल में, वो इस तरह से मान लीजिए आप, ठीक है ना। तो वो वहां पर 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। तो अब जैसे मैंने ये पेपर बनाया था, पहले हम पेपर देख लेते हैं। पेपर में मैंने पिछले साल के यूपीएससी के और यूपी पीसीएस के क्वेश्चन उठाए। जैसे आप देखिए, ये यूपीएससी में 2019 में क्वेश्चन आया था, ना केवल यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, ये यूपी पीसीएस में भी आया था। यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि नाइट्रोजन से नाइट्रोजन पॉजिटिव जब बनता है तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है 2 नाइट्रोजन के बीच में वो घटता है, वही जब O2 से O2 पॉजिटिव बनता है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बढ़ता है। ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है 2014 में, मुझे बहुत अच्छे से याद है ये आपका यूपीएससी के जियोलॉजिकल सर्वे एरिया जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर होता है, ये वहां पे भी एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ था। तो अच्छा क्वेश्चन है, बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड आपको देखने को एक क्वेश्चन मिल सकता है। अब इसका बेस्ट आंसर कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन, आपको कुछ मॉलिक्यूल दिए हुए थे और उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है, कौन सा बॉन्ड एंगल लार्जर है, कौन सा छोटा है, उसके बारे में आपको बनना था। ये यूपी पीसीएस के 2019 की परीक्षा में 25 नंबर में आया था, ठीक है। ऐसे ही वो कह रहा है कि
इनकी जो लैटिस एनर्जी है उसके ऑर्डर को एक्सप्लेन करना है, आपने एक्सप्लेन करना है। ये यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस एग्जाम 2019 में 15 नंबर में आया था। और फेजन रूल क्या है ये पूछा था, और इनको उसने एनएबीआर और एमजीबीआर2 को उसने एक्सप्लेन करवाया है। ग्रेटर कोवलेंट करेक्टर किसके अंदर होगा, ये यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में आया था। और ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, क्योंकि ये जो एडिशनल टॉपिक है बीएससी वाले उनसे रिलेटेड तो क्वेश्चन आना ही आना है बीएससी वाले टॉपिक पे। जैसे वो मास डिफेक्ट के बारे में पूछा, बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की क्या होती है, और न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में। ये 3 क्वेश्चन मैंने एक साथ बनाए हैं। अगर न्यूक्लियर केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 3 में से आएगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूं मैं, लिख के तभी इंपॉर्टेंट दे दिया। मास डिफेक्ट क्या है, बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन की क्या है, और स्टेबिलिटी न्यूक्लियस की किस तरह से वेरी करती है वो है। और इन 2 एलिमेंट का डाटा देके उसने यहाँ पर क्या निकलवा लिया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकलवाया है। इस टेस्ट में बहुत सारे साथियों ने गलती करी थी, बाइंडिंग एनर्जी निकाली थी लेकिन पर न्यूक्लियन नहीं निकाला था, ठीक है ना। न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब जो एनर्जी आई थी उसको 16 से डिवाइड करना था और कुछ नहीं करना था। तो एक ये क्वेश्चन है। और कार्बन डेटिंग क्या है, ये कार्बन डेटिंग अलग से मेंशन करा हुआ है, और ये हाफ लाइफ पीरियड से कैसे रिलेट करता है, ये 10 नंबर में हमने क्वेश्चन दिया। इसके अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चन देता था मैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए देता था। आपको पता ही होगा ये सारी शीट हम चेक करते थे, ठीक है ना। जितना हम टेस्ट ये देते थे बच्चों साथियों को, फिर उनकी हम शीट को चेक करते थे। डिसोसिएशन एनर्जी N2 से N2 बढ़ती है, लेकिन O2 से O2 क्या होता है, सॉरी यहाँ घटेगी। N2 से N2 डिसोसिएशन एनर्जी घटेगी, और O2 से O2 पॉजिटिव बनने में डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ती है। तो ये एक हमारा क्वेश्चन था। आप इस वेबसाइट पे भी विजिट कर लें भाई, इस पे कुछ नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये हमारी वेबसाइट है, और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, उस पर विजिट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर आप देख ही रहे हैं। आपको कोई क्वेरी होता है, कोई टेस्ट सीरीज चाहिए होता है, तो इस नंबर पे आप 740406 पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेस्ट आंसर कैसे लिखना होता है। देखो, अगर आप बेस्ट तरह से अपना आंसर लिखोगे, मैं नहीं मानता, केमिस्ट्री वगैरह में वैसे भी नंबर अच्छे मिल जाते हैं, तो 15 नंबर में से आपके कुछ कटेंगे। अब आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, इसका बेस्ट आंसर मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता इससे बेटर कुछ हो पाएगा। देखिए, जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करा जा रहा है N2 से और N2 बनाया जा रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर जो 2 नाइट्रोजन के बीच में वो घट रहा है, ठीक है। और O2 मॉलिक्यूल से जब O2 बन रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2 ऑक्सीजन के बीच में स्ट्रेंथ हो रहा है, ये हमें एक्सप्लेन करना था। तो देखो, अब यहाँ पर मैंने कैसे करा, क्योंकि ये आपका 15 नंबर में क्वेश्चन था, मतलब मैं इसको 150 वर्ड से ज्यादा में इसको नहीं लिख सकता था। तो अब 150 वर्ड कितने होंगे आप समझिए। पहले तो इसकी लेंथ देख लीजिए। ये एक चैप्टर पे मैंने इस क्वेश्चन को यहां तक पूरा कर दिया, 1.5 पेज पे आया ये। अब 1.5 पेज, 1.5 भी नहीं है, 1.25 पेज है। अगर 150 शब्द है तो इसका मतलब नहीं है कि 150 ही हो। अब ये समझिए कि जब 10 नंबर का क्वेश्चन 50 शब्दों में पूछा है, तो और 15 नंबर का क्वेश्चन 150 में पूछा है, और 25 नंबर का क्वेश्चन जो है वो 250 शब्दों में पूछा है, मतलब 100 का अंतर है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, जो 15 नंबर का क्वेश्चन हो वो 50 से ज्यादा होनी चाहिए और 150 से कम, ये रेंज बन गई। ऐसे ही कम से कम 150 शब्द आपके 25 नंबर के क्वेश्चन में आने चाहिए, और 250 तक वो लिखना है। ऐसे नहीं है 250 पे ही लाके छोड़ना है, मतलब एक रेंज होता है। कई बार वर्ड काउंट नहीं होता है, जैसे डेरिवेशन आ जाता है तो उसमें वर्ड काउंट नहीं होता है, तो आप पेज की लेंथ के हिसाब से करेंगे कि 250 वर्ड जो होते हैं आप लिख के देख लें कैसे होता है। और यूपी पीसीएस की जो सीट मिलता है वो उसमें एक बीच में लाइन दिया हुआ होता है ऐसा, और उसमें लिखा होता है डोंट राइट हियर, यहाँ पर आपको लिखना नहीं होता है, इसके बीच में लिखना होता है। तो गैप आप ये समझ लीजिए, वैसे भी स्पेस थोड़ा कम हो जाता है। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। देखो मैंने कैसे करा मैंने सबसे पहले तो ये बताया कि जो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं हम, क्योंकि इसमें सारा खेल जो था बॉन्ड ऑर्डर का है, बॉन्ड ऑर्डर की बात वो कर रहा है ना, देखिए बॉन्ड ऑर्डर की बात वो कर रहा है। तो मैंने ये बताया बॉन्ड ऑर्डर कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, और अपने क्वेश्चन के आंसर को पॉइंट्स में लिखें तो ज्यादा बेटर होगा, और जो इंपॉर्टेंट बात होती है उसको अंडरलाइन क्या करें। तो पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इट इज द 1/2, ये आधा लेते हैं हम किसका, डिफरेंस का। किसके डिफरेंस का, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का। तो पहले पॉइंट में मैं, मतलब आपने जो अपने आंसर लिखने हैं ना, ऐसे लिखने हैं कि आपकी जो क्वेश्चन होंगे बच्चों को पढ़ने हैं। आप ये मान के चलिए आप अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए नोट्स बना रहे हैं। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम लोग, मैंने बहुत सारी शीट चेक की हैं, तभी मैं बता रहा हूं, हमारे पास लगभग 150 बच्चों ने ये हमारा कोर्स लिया हुआ था मॉक टेस्ट सीरीज का। उनमें से कुछ हो सकता है आप सीरीज देख रहे होंगे, तो मैक्सिमम क्या कर रहे थे, कुछ बहुत बढ़िया लिखे हैं लेकिन कुछ एक सेम गलती रिपीट कर रहे हैं बार बार। आप सभी आप अपने आंसर को ऐसे लिख रहे हैं कि जैसे यूपी पीसीएस चेक करेगा,
मतलब करेगा तो यूपीपीसीएस चेक, लेकिन यूपीपीसीएस ये देखता है, वो एक बच्चे की तरह से देखता है कि उसको आंसर आपका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई यूपीपीसीएस को आप ऐसे अथॉरिटी मान के ना चलें कि भाई इसको हमें बेस्ट एक्सप्लेनेशन कॉम्प्लिकेटेड टिपिकल लैंग्वेज में ऐसे लिख के देना है, अच्छी इंग्लिश यूज करनी है, ऐसा नहीं होता है। आपको अपने आंसर जो है बच्चों को पढ़ने के लिए बनाने हैं, आप ऐसे मान के चलिए। तो उस चीज को ध्यान में रख के देखिए। हालांकि मैं बॉन्ड ऑर्डर को निकालने के लिए दुनिया भर की टर्म यूज कर सकता था, लेकिन मैंने सिंपल सा बताया, मतलब बच्चों को ध्यान में रख के मैं बता रहा हूं कि देखो बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर ऐसे निकलता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से एंटी बॉन्डिंग निकालने हैं और दो से घटा दे, दो से डिवाइड कर देना है। पहले पॉइंट में उनको ये समझ में आ जाएगा कैसे है। अब इस पॉइंट का, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए मैं उनको समझा रहा हूं। देखो दूसरे पॉइंट में कि अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, घटेंगे। ये देखिए, अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन घटेंगे इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, क्योंकि इस वैल्यू में से ये कम होगी तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। तो उनको एकदम से इसको कोरिलेट करके इस पॉइंट को वो समझ सकते हैं। अब देखिए तीसरे पॉइंट में मैं क्या लिख रहा हूं, तीसरे पॉइंट में लिख रहा हूं उसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। अगर एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकाला आपने, ठीक है ना, क्योंकि आयोनाइजेशन करना है ना, आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, क्योंकि आयोनाइजेशन करना है, N2 का आयोनाइजेशन करना है, O2 का आयोनाइजेशन करना है। तो अब मैं कह रहा हूं कि अगर आपका ऐसा हो रहा है कि बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, लेकिन अगर एंटी बॉन्डिंग से आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आपका बढ़ना है। ये दो बातें मैंने आपको बताई। अब मैं बता भी रहा हूं कि भाई इन दो पॉइंट का, इन और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा हूं मैं, तीसरा पॉइंट, हाँ 3 पॉइंट ये हो गए। पहले में फॉर्मूला बताया, दूसरे में इलेक्ट्रॉन निकालना, तीसरे में एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकालना। नॉट टॉकिंग। तो यहां पर आप देखिए कि बाई कीपिंग, सॉरी डिस्टर्बेंस हो जाता है, वो तबीयत खराब है, घर पे होना होता है तो घर पे बच्चे बोलते हैं सॉरी। तो अभी आप यहां पर देखें कि अब हम इन तीनों पॉइंट को माइंड में रखते हुए अब हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे O2 पॉजिटिव का, N2 पॉजिटिव का। ठीक है, अब मैंने अलग अलग खिचड़ी नहीं पकाया, मैंने सबका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। आप रिप्रेजेंटेशन देखिए, मैं कहता हूं ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं इससे बेटर नहीं बना सकता, आप लोग अच्छा भी बना सकते हैं, वैसे कोई चीज बेस्ट नहीं होता, ये मैं अपने शब्द वापिस लेता हूं, लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट। आप अपनी तरफ से बेस्ट दे सकते हैं। तो मैंने पहले सबकी मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखी, और आपको पता ही है कि सिग्मा 2pz जो होता है ऑक्सीजन के केस में पहले आता है, ठीक है ना, ये आपको पता होगा। नाइट्रोजन के केस में सिग्मा 2pz बाद में रहता है, वो आपको पता ही होगा। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में सिग्मा 2pz पहले होता है। तो अभी क्या करेंगे, वो चीज मैं उसमें नहीं जाऊंगा। देखिए अब आपने ये पढ़ लिया होगा कि ये क्यों पहले आएगा, क्यों बाद में नहीं आएगा, मैं अभी वो नहीं कर रहा, मैं आपको आंसर लिखने बता रहा हूं। तो मैंने सारे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक साथ लिखी, फिर मैंने एक टेबल बनाया और उस टेबल में मैंने ये फॉर्मूला लगाया। पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताए, बॉन्डिंग में कितने हैं, बॉन्डिंग में कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, फिर हम घटा के बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं। कितना सिंपल कर दिया। तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन मैंने सबके कंपैरेटिव कर लिए, 2 कॉलम बना लिए। वैसे मैंने इन दोनों का कंपेयर करके बताया भाई बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन तो बराबर है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में देखो यहाँ घट गया। अब जब एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन घट गया होगा, क्यों घटा होगा, क्योंकि O2 पॉजिटिव बनाना है। O2 पॉजिटिव बनाना है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन घटा देंगे ना हम, तो इसमें 0 बच जाएगा। तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 6 से 5 रह गए। और मैंने ऊपर क्या बताया था, जब एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन घटेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। तो मेरे दोनों पॉइंट यहाँ पर वैलिड हो रहे हैं। ऐसी N2 के और N2 पॉजिटिव के मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाए, और मैंने बताया कि इस बार जो है इलेक्ट्रॉन जो घट रहा है वो देखो बॉन्डिंग से निकल रहा है। कहां से निकल रहा है, बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो जब बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलेगा 10-5, तो 10-4 होगा, तो यहाँ पर 3 आ गया। लेकिन अब बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन घटा था तो बॉन्ड ऑर्डर जो आपका रह गया वो कितना रह गया, 2.5 रह गया। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये, अब हमने इस टेबल को एक्सप्लेन कर दिया कि भैया ये क्लियर है हमारी स्टडी से, क्योंकि जब मैं O2 का आयोनाइजेशन करता हूं तो इलेक्ट्रॉन निकलता है मेरा एंटी बॉन्डिंग से, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर मेरा बढ़ा। और जब मैं N2 का आयोनाइजेशन करता हूं तो बॉन्ड ऑर्डर, मतलब इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है मेरा बॉन्डिंग से निकल रहा है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर मेरा घट गया। और ये जो बात है, जो कंक्लूजन होता है, वो कंक्लूजन को मैंने क्या करा, उसको देखो हाईलाइट करके लिखा है। तो ये एक आपका आंसर इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे आपको आंसर लिखने चाहिए, कोशिश करना चाहिए। आप बनाएं किस तरह से कर सकते हैं। अब जैसे यही बॉन्ड ऑर्डर की बात आ गई, ये क्वेश्चन था कि इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा। अब क्योंकि ये 25 नंबर में है तो आपको 250 वर्ड तक ये आपको लेके जाना है। तो मैं अब बता रहा हूं कि पहले बॉन्ड ऑर्डर किन किन चीज पे डिपेंड करता है, मतलब बॉन्ड एंगल, सॉरी मैंने अपने वही 4-5 पॉइंट लिखे कि बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है ज्योमेट्री पर। ठीक है ना, और ज्योमेट्री जो है मॉलिक्यूल की वो डिसाइड होती है लोन पेयर पर। ठीक है ना, लोन पेयर होगा तो वो बेंट हो जाते हैं, वो आपको पता होगा। और लोन पेयर वो रिपेल करते हैं बॉन्ड पेयर को। ठीक है, तो जिसलिए बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, घट जाता है। और 5वां पॉइंट मैंने एक एडिशनल डाला है इसमें, क्योंकि वो इसमें अप्लाई हो रहा था मेरा, कि जैसे सेंट्रल एटम का साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा,
तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है, क्योंकि जब छोटे एटम के साथ एटम अप्रोच करेंगे तो उनके बीच रिपल्सन होता है, तो वो फैल जाते हैं, बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। तो ये 5 पॉइंट मैंने लिखे जो बॉन्ड एंगल को बता रहे हैं कैसे बढ़ता और घटता है, ठीक है। अब इसके बेस पे हमने निकालना शुरू करा, ठीक है ना। अब हम इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, तो BF4 नेगेटिव और BF3 में। तो अब यहां पर वैसे भी हमें ज्योमेट्री से पता चल गया, पहला पॉइंट मेरा यहां अप्लाई हो गया। जो पहला पॉइंट मैं कह रहा था ना कि वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, तो ज्योमेट्री इसकी होगी टेट्राहेड्रल, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इसमें फ्लोराइड आयन आके घुस गया था तो ये BF4 नेगेटिव बन गया, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई। तो टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 8 मिनट होता है, और इसका होता है 120। अच्छा, तो ये मेरा ट्राइगोनल का कितना होगा 120। तो किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 वाले का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बात हो गई, ये करेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ओके। तो बॉन्ड एंगल हमारा इस पे बेस हो गया। अब बात करते हैं NH3 पर। NH3 और NF3 हालांकि दोनों में लोन पेयर है, दोनों पिरामिडल ज्योमेट्री रखते हैं। तो अब हमने यहाँ पर क्या बताया, इलेक्ट्रॉन की बात करी। NH3 और NF3 में क्या करा, जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम होगा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और जब ये पूरा मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करा, पॉइंट वाइज बना के बताया कि जब वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्या होगा, देखो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो और इसमें वो इतना खींच नहीं पा रहा, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो आप ये मान के चलिए कि ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड न्यूक्लियस मतलब नाइट्रोजन की तरफ बढ़ रहा है। तो नाइट्रोजन की तरफ बढ़ रहा है तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, और ये फ्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर ये खींच लेगा तो आप ऐसे मान के चलिए कि ये जो लोन पेयर है इस पर क्या फर्क पड़ेगा कि फ्लोरीन क्या है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है देन नाइट्रोजन से। सो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो NF इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, अपने खुद की तरफ बढ़ जाएगी। तो जब यहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया तो इससे रिपल्सन करने के लिए क्या हो जाएगा, रिपल्सन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे, कंट्रैक्ट हो जाएंगे। और यहां पर उन्होंने शिफ्ट कर दिया नाइट्रोजन के पास, यानी कि उन्होंने लोन पेयर को ही बढ़ा दिया एक तरह से। तो लोन पेयर को यहां कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं मिल रहा, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं मिल रहा कि वो इसको रिपेल करके नीचे की तरफ बढ़ाए, क्योंकि उन्होंने नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट कर दिए, अपने पास नहीं रखे, इस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम रखी। तो इसलिए क्या हो गया, वो बॉन्ड एंगल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया, इसलिए उसका बॉन्ड एंगल क्या हुआ, ज्यादा हुआ। ये थोड़ा अच्छा सा पॉइंट था। बाकी SF2 और BF2 में अब लोन पेयर वाला कंसेप्ट लग जाएगा कि यहाँ पर लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा, इसमें BF2 में बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो ये बेसिक सी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अलग से, अब एक बात और देखिए, मैं हर एग्जाम्पल में मैंने यहाँ उनका ऑर्डर लिखा है, किसका ज्यादा होगा। देखिए जैसे NH3 NF3 में मैंने इस साइड यूज करा, मैंने यहाँ पर करा, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो उसको एक जगह मेरा ऑर्डर मिलता चला जाए, ठीक है ना। मैंने ऐसे नहीं लिखा, कभी कहीं लिखा कभी कहीं लिखा, एक जगह एक ऑर्डर क्या होता चला जाए, मिलता चला जाए। तो इसलिए आप अपने मतलब क्वेश्चन के पैटर्न को एक ही तरह से रखें, ठीक है। तो अभी ये इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, मतलब आपको 2 क्वेश्चन से आपको समझ में आया होगा कैसे करना होगा, तो ये आप कर लें। और जो आश्रम पद्धति वाले हैं, देखो उनके बहुत सारों के मैसेज आ रहे हैं कि सर कोई हमारे लिए भी कोई टेस्ट सीरीज वगैरह लेके आइए, या जिनका अभी क्या हुआ था कि मॉक टेस्ट सीरीज छूट गया था, हम बीच में नहीं लेते हैं, आपको पता ही होगा, बहुत सारे साथियों का बीच में मॉक टेस्ट सीरीज हमने ज्वाइन नहीं करवाया था, कुछ का करवा दिया था। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से, क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है, 13 तारीख को होना है, अब 13 मार्च में है ना, आई थिंक 13 मार्च में, यस 13 मार्च को है, तो बहुत सारे कैंडिडेट रह गए हैं। और आश्रम पद्धति वालों का भी, क्योंकि अब रिजल्ट आ गया है, तो ये दोनों GIC वाले बचे हुए कैंडिडेट और आश्रम पद्धति वाले जो छूट गए हैं, उनका मॉक टेस्ट सीरीज हम दोबारा से लॉन्च कर रहे हैं। 350 रुपीज में है। बस एक दिक्कत होगा इस बार, मैंने पिछली बार GIC वालों का जो सीरीज चलाया था उसमें हमने आंसर शीट को चेक भी करा था, लेकिन क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है अभी इसी तरह से, हालांकि काफ़ी ठीक भी है, लेकिन सिटिंग ना हो पाने की वजह से तो इसलिए मैं अभी ये आपकी शीट चेक नहीं कर पाऊंगा। तो हम आंसर राइटिंग आपका चेक नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको आंसर जरूर प्रोवाइड करेंगे, हर मॉक टेस्ट सीरीज का बेस्ट से बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। हिंदी का मॉक टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं, हिंदी के मॉक टेस्ट सीरीज के तो मैं कोशिश करूंगा आपको नोट्स भी दूं, इसका मैं कोई नोट्स नहीं दूंगा, दे भी सकते हैं, मतलब मैं बाउंड नहीं हूं कि मैंने ये देना ही देना है, लेकिन मैं आपको नोट्स दे सकता हूं अगर आपके पास नहीं है तो। लेकिन हर टेस्ट का मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। जैसे कि आप ये मान के चलिए, ये केमिकल बॉन्डिंग का एक टेस्ट था, तो इसका जो बेस्ट आंसर है मेरी तरफ से, जो मुझे बेस्ट लगते हैं, मैं उसका पूरा सॉल्यूशन आपको बना के दूंगा। जैसे हर एक का पूरा सॉल्यूशन आपको बना के मिलेगा, उसमें कोई इशू नहीं होगा, उसकी आप टेंशन ना लें। डिस्कस भी कर लिया करेंगे हम पेपर को, जैसे अभी कर रहे हैं।
5 फरवरी से शुरू कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन आप शुरू करा लो 7404068788 पर। और जो इस मॉक टेस्ट सीरीज को ले चुके वो दोबारा ना लें, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं बदलूंगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है और मैंने बेस्ट आंसर सेलेक्ट करे हैं, बेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं, उनके बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ आना चाहिए, तो इसलिए वो लोग ना लें, ऑलरेडी आपने ले लिया है तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो हम जो अपनी टेस्ट सीरीज चलाएंगे, देखो 2 तरह से चलाएंगे। हिंदी का टेस्ट जो होगा वो आपको पता है कि मॉर्निंग शिफ्ट में करेंगे, 8 बजे मैं पेपर दे दूंगा, लेकिन आपकी मर्जी है, हो सकता है आप स्कूल में पढ़ा रहे हो तो 8 बजे आपको ये पेपर हो जाएगा, आप कभी भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं रात को 8 बजे इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा। अब आप सॉल्यूशन को देख के करना चाहे तो आपकी वो है, अब इसमें मैं नहीं कर सकता। और केमिस्ट्री का मैं रात को 9 बजे टेस्ट डाला करूंगा, आपको सोल्व करने के लिए पूरे 2 घंटे मिलेंगे और 11 बजे के करीब मैं आपको इसका सॉल्यूशन ग्रुप में डाल दिया करूंगा, ठीक है। तो ये 5 फरवरी से है, हिंदी का सुबह हुआ करेगा और केमिस्ट्री का शाम को। और केमिस्ट्री के एक एक टॉपिक को और हिंदी के एक एक टॉपिक को मैंने यहाँ पर चुन चुन के डाला है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, पूरा कंप्लीट आपकी मॉक टेस्ट सीरीज है ओनली 350 रुपीज़ में। यार अब तो मोबाइल के रिचार्ज भी महंगे हो गए। और टोटल आपके 32 टेस्ट होने हैं, 32 32, बीच में मैंने गैप भी रखे हैं, कुछ छुट्टियां भी रखी हैं, ठीक है। तो 32 टेस्ट आपके होंगे, टोटल 32 फुल लेंथ टेस्ट हैं ये। फुल लेंथ आपके 2 ही हैं, 32 टेस्ट होने ओनली 350 रुपीज़ में है। और आपको 7404068788 पे आपको ये मैसेज करना है। और मैं कोशिश करूंगा कि जैसे कुछ टॉपिक बीएससी के हैं, ग्रेजुएशन के हैं, उनकी मैं वीडियो आपको डालता रहूं। जैसे कुछ, जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक है तो ऑर्गेनोमेटेलिक के आपके पास ना नोट्स होंगे ना आपको कुछ शायद उसमें से आता हो, तो मैं कोशिश करूंगा इससे रिलेटेड आपका ये डाल दूं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ इसमें समझ में आया होगा। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पर डाले थे ये आप स्क्रीनशॉट वीडियो को रोक के ले सकते हैं। 4 क्वेश्चन ये हो गए और उसके बाद 3 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है। और आंसर जो पहले मैंने बताए थे आप उसका वो देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, वहाँ ज्वाइन कर लें, वहाँ नोट्स वगैरह आपको मिलते रहते हैं, ठीक है साथियों, थैंक यू।